ओके, तो स्टैंडर्ड पैराबोला नंबर 1 है ना। सबसे पहला पैराबोला जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वही एक्सेस बनेगी इसकी, मतलब जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वही इस हाइपरबोला की एक्सिस बनेगी, और हाइपरबोला का शेप हॉरिजॉन्टल आएगा जो कि इस तरह से दिखेगा, है ना, डबल सी, मतलब एक इन्वर्टेड और एक फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, बनाते जाओ मेरे साथ साथ, मिस कर जाओगे अगर आप सिर्फ देखोगे तो मिस कर जाओगे, सुनना और देखना साथ में करो। तो सबसे पहले अपने पास ये वाला जो पॉइंट आता है इसको अपन कहेंगे वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। एक वर्टेक्स ए और दूसरा वर्टेक्स ए डैश या ए टू, ए वन ए टू कर लेते हैं ना। अच्छा, ये वाले वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाले वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा ए कॉमा जीरो। ठीक है, वैसे मैं लिखना तो चाह रहा हूँ लेकिन क्या जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो आई थिंक आई शुड राइट इट इन दिस वे, ए कॉमा जीरो। और ये वाले वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। तो दो वर्टेक्स आ गए आपके पास हाइपरबोला के। दूसरी बात, सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज 0,0। ये जो ओरिजिन है इसको अपन सेंटर कहेंगे। ओरिजिन शिफ्ट में भी हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। फिर देखो सब कुछ कितना आसान है, मतलब आपको वाकई में फील होगा कि लाइफ बहुत ईजी है। दिस इज गोइंग टू बी द फोकस नंबर 1, ये आपका फोकस नंबर 2 रहेगा। फोकस 1 जैसे एलिप्स में ए ई कॉमा जीरो होता था वैसे ही हाइपरबोला के केस में माइनस ए ई कॉमा जीरो होगा। व्हाट इज ई? ई इज एसेंट्रिसिटी। सर एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, बताऊंगा बताऊंगा, अभी मान लो ना एसेंट्रिसिटी होता है कुछ, इतना तो अपने को पता है कि ई का वैल्यू होता है। ओके, अच्छा सर बी जो है जैसे एलिप्स के केस में, यहाँ देखो रफ में, एलिप्स के केस में आपका ये दो पॉइंट जो है वो ए फॉर एप्पल हो जाता था और ये वाला पॉइंट बी हो जाता था, तो चार वर्टेक्स अपने को दिखाई देते थे। लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरबोला आपको दो ही वर्टेक्स नजर आ रहे, तो बी का क्या काम है यहाँ पे? यहाँ पर बी का कुछ काम नहीं होता है। बी बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस एक्सिस पर फोकस पाए जाते हैं उसको अपन मेजर एक्सिस बोलते थे इलिप्स में। सुनना ध्यान से, जहां पर फोकस होता था उसको अपन मेजर एक्सिस बोलते थे इलिप्स में, लेकिन यहां पर मेजर एक्सिस नहीं बोलते, यहां पर इसको अपन ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। नाम का फर्क है बस। ठीक है, जहां पर फोकस है वो एक्सिस ट्रांसवर्स हो जाएगी, और जिस एक्सिस पर फोकस नहीं है उसको अपन कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, उसका रीजन सिंपली ये है कि ये वाला जो हाइपरबोला है, मैंने गलती से एलिप्स बना दिया, ये वाला जो हाइपरबोला है इसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाना पॉसिबल है जो कि इस तरह से आता है। अभी नहीं बता रहा हूं मैं, इसको रब इरेज कर दूंगा। तो वो जो हाइपरबोला आता है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। तो उसका रीजन से क्या करना है अपने को, काम की बात यह है कि ये वाली एक्सिस जो होगी वो ट्रांसवर्स और ये वाली कॉन्जुगेट। उसका रीजन सिंपली है जिसमें फोकस है वो ट्रांसवर्स, जिसमें फोकस नहीं है वो कॉन्जुगेट एक्सिस। तो आप पहली बात तो सारी प्रॉपर्टीज लिखना चाहे अगर तो लिख सकते हो। सेंटर ऑफ द एलिप्स इज 0, एलिप्स बोल दिया मैंने गलती से, हाइपरबोला इज ओरिजिन 0,0। फिर उसके बाद आप वर्टेक्स लिखना चाहें, या चलो वर्टेक्स लिखने से पहले ट्रांसवर्स एक्सिस अगर अपन लिखेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी? कॉन्जुगेट एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0। याद है समझ में? अच्छा, फोकस, फोकाई बोल देते हैं अपन इसको। तो फोकाई आपके क्या हो जाएंगे, एक आ जाएगा S1 जो कि आ जाएगा ए ई कॉमा जीरो, और एक आ जाएगा S2 जो कि आ जाएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो। लिखो यहाँ तक।
ठीक है, गुड। फिर क्या बचता है भाई अपने पास? अब काम की बात करेंगे, जो आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आएगा इस बार, इस बार डायरेक्ट्रिक्स किधर आएगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आता है कहीं पे, है ना? तो आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स। और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो सुन के आपको अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर भी सेम है, ए बाई ई कॉमा माइनस ए बाई ई। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी सेम हो गया ना, वी डोंट नीड टू राइट इट, बट ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को अपन L1 L2 बोलते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी बोल दो, आपका मन करे वो बोलो, समझ में आना चाहिए। तो अपने को क्या क्या समझ में आ गया अभी तक कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? तो आप लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई एंड x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई। अगर आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में सटीक होना है तो आप इसको डायरेक्ट ट्राइसेस लिख सकते हो, लेकिन ना वो सब देख के मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं, समझ में आना चाहिए ना। आप डायरेक्ट ट्राइसेस भी लिख सकते हो, अभी अपन लेटेस्ट रेक्टम लिखेंगे, उसको लिटेरा रेक्टा भी लिख सकते हो, लेकिन वो सब थोड़ा क्रिंजी हो जाता है ना। हालांकि पता होना चाहिए आपको ना कि क्या मतलब होता है इन सब का। अभी देखो, अब आपको पता है कि एलिप्स के केस में डबल ऑर्डिनेट क्या होता था, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ एलिप्स, इन द केस ऑफ पैराबोला टू। डबल ऑर्डिनेट मतलब ऐसा कॉर्ड जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे हजारों लाखों कॉर्ड बना सकते हो ना, उनको अपन डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। उनमें से दो खूबसूरत डबल ऑर्डिनेट होते हैं जो फोकस से भी गुजर रहे होते हैं, जिनको अपन LR कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन वो डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए लेटस रेक्टम। अच्छा, लेटस रेक्टम लिखने से पहले डबल ऑर्डिनेट लिखिए, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। एनी कॉर्ड, any chord perpendicular to the transverse axis is called double ordinate। अब उन्हीं डबल ऑर्डिनेट्स में से दो ऐसी खूबसूरत होगी जो कि फोकस से पास कर रही होगी, है ना? जैसे कि ये फोकस था एलिप्स में और ये फोकस था, तो इसको और इसको आप क्या बोलोगे? लेटस रेक्टम बोलोगे। तो लिखिए लेटस रेक्टम। तो अ डबल ऑर्डिनेट, अ डबल ऑर्डिनेट passing through the focuses, focuses मत लिखना, फोकाई लिखना। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकाई आर कॉल्ड लेटस रेक्टम। LR लिखते हैं ना शॉर्ट में, अपन काहे इतना लंबा लिख रहे हैं, सब तो पता है अपने को कि ये होता है। जब किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लेना है। ऐसे तो कोई डाउट की आशंका नहीं है यहाँ पे, अपने को सब कुछ वैसा ही मिल रहा है जैसा पहले हुआ करता था। तो काम की बात करें, ये रहा आपके सामने लेटस रेक्टम नंबर 1। और एक्चुअली ना फिगर थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है, आई विल ट्राई टू मेक इट अ बिट सिमेट्रिक। ये लेटेस्ट रेक्टम दिखना चाहिए ना, ऊपर जितना है नीचे उतना है। मैं बना देता हूँ, पहले आप लोग थोड़ा सा रुकिए। अरे यार, एक तो ये इरेजर एक बार में आता नहीं है, रुको एक मिनट। आता है तो जाता नहीं है।
ओके, तो ये बन गया अपना लेटेस्ट रेक्टम। कर लो इसको। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, लेटेस्ट रेक्टम के जो एक्सट्रीम्स है वो तक चेंज नहीं होने वाले, सब सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज? निकालने का तरीका तो सेम है यार, अपन ने जो वहां पे करा था यहाँ पे वही करेंगे, लेकिन काम की बात इतनी है बस कि इनका जो एक्सट्रीम आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, और सेम कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो एक्सट्रीम्स है इन पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोल ABCD यूज कर लिया, तो चलो PQRS, P1 P2। अच्छा रुको, P अपन कहीं और यूज करते हैं, तो हमें ना कुछ और नोटेशन यूज करने की कोशिश करेंगे। चलो लेट इट बी दिस वे, P1 Q1, P2 Q2। अच्छा बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या आते थे? लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट आते थे AE। एक एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका AE रहेगा ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट विल चेंज B² अपॉन A और -B² अपॉन A। यहां पर आ जाएगा -AE, और उधर भी आ जाएगा -AE। देखो तरीका बताता हूं मैं आपको, ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको उठा के रख दो इक्वेशन में, आपके सामने y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इतनी मेहनत अपन करेंगे नहीं क्योंकि अपन कर चुके हैं पास्ट में। ये आ जाएगा B²/A, ये भी आ जाएगा -B²/A। तो जो कंक्लूजन हुआ वो ये हुआ कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR अपने को पता चल गए। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, ये आ जाएगा AE, B²/A प्लस माइनस का, एंड -AE, B²/A प्लस माइनस का। चेक कर लेना है ना। अच्छा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 2B²/A। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो, सब सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चलोगे तो। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड NCERT तरीके से चलोगे या जो भी तरीका अपनाते हैं लोग, तो उससे आप बुरी तरह से फंस जाओगे। यहाँ पे आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आज अलग से याद करना पड़ रहा होगा या समझना पड़ रहा होगा। बस आपने हाइपरबोला का जो डायग्राम है उसको पहली बार देखा है, बाकी सब चीज़ अपन देख चुके हैं। सर एक मिनट डायग्राम दिखो ना। ये लो, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये मीट पसंद है, क्योंकि आप टाइप करते ना वो 2 मिनट बाद देखता मैं। चलिए, यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है। सारी चीज़ें इसमें नोट कर लो। बस एक काम की चीज़ और देखनी है अपने को कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है एलिप्स के केस में और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब एलिप्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हाइपरबोला के केस में। और हाइपरबोला अपने पास दो दो है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के केस में और वर्टिकल के केस में क्या होता है ना कि जनरली जनरली सारी दुनिया दो दो फार्मूले याद रखती है, हर कोई दो दो फार्मूले याद रखता है, बट हम लोग एक ही फार्मूले याद रखेंगे क्योंकि हमने सब कुछ इस तरह से डिफाइन करा है कि आपको कुछ याद ही ना रखना पड़े, और वो फार्मूला भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक एलिप्स, बस साइन का चेंज आएगा ना, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। चलो, तो होपफुली सब बना लिया होगा आप लोगों ने, कुछ मिस नहीं करा है अपन ने। यहाँ पर देखेंगे अपन एक बहुत काम की चीज़ कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो A/E होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लिख लो, ये वाला डिस्टेंस A/E होगा। अच्छा, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से ये फोकस तक ही जाएगा ना, LR फोकस से तो निकलता है परपेंडिकुलरली, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो AE होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी AE होगा। बहुत बढ़िया। और कुछ?
अच्छा, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स के फुट से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो है वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती अपन फॉर्मूले नहीं बनाते। ये सब अंडरस्टूड है। दो चीज़ जो आपकी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट इज दोनों फोकस के बीच में जो दूरी रहेगी, दोनों फोकाई के बीच में जो दूरी रहेगी वो क्या होगी, 2AE, और दोनों डायरेक्ट्राइसिस के बीच में जो दूरी रहेगी वो 2A/E रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें काम आएगी आपको। अच्छा, वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। वैसे तो हमको जब भी यूज़ आएगा तो हम उसको खुद से पता कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप सोचो तो। ये पूरा डिस्टेंस AE हो जाएगा, सही बात है, और ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का A के बराबर, तो AE - A हो जाएगा ये छोटू सा डिस्टेंस। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को पता है कम से कम 50% क्लास का ध्यान नहीं था यहाँ पे। सुनो, अपने को ये वाला डिस्टेंस निकाला है, येलो वाला, तो आप कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस तो AE होगा, और वर्टेक्स से लेकर ये वर्टेक्स बोल रहा हूँ मैं, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये होगा A के बराबर, तो लिखा है मैंने AE - A। ठीक है, लिख दिया है, बस कभी काम आ गया तो यूज़ कर लेंगे। जनरली ये सब काम बहुत रेयरली आता है, आता है बिल्कुल आता है लेकिन कम आता है। और डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ LR। तो LR का लेंथ अगर आप लिखना चाहते हो तो वो ऐसे आ जाएगा, दैट इज 2B² A। अब हम लोग करते हैं एक और बहुत अच्छी बात काम की, है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया हो बाई चांस तो मुझे एक बार देख लेने दो। ठीक है, आई थिंक सब कवर्ड है यहाँ पे। लिखिए, फोकल रेडियस, फोकल रेडियस सबको पता है यार, फोकल रेडियस क्या होता है। फोकल रेडियस आपको पता नहीं है क्या? फोकल रेडियस मतलब वो पॉइंट, अच्छा इसके लिए मैं थोड़ा सा हाइपरबोला चेंज करना चाहूंगा बट चलो इसी में कर देते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसको मैं ऑरेंज कलर की इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, और उसका जो फोकस से डिस्टेंस आएगा उसको अपन बोलेंगे फोकल रेडियस। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि सर फोकस दो दो है, तो कौन सी फोकस से डिस्टेंस, ये वाला या ये वाला? दोनों फोकल रेडियस कहलाने चाहिए ना। यस, दोनों फोकल रेडियस कहलाने चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल रेडियस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द फोकाई इज कॉल्ड फोकल रेडियस। चलो अपन ने ये बोल दिया, मान लो फोकल रेडियस कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो फिगर है उसमें खिचड़ी हो गई है तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा बहुत जल्दी, है ना, लेकिन अपन अगर समझेंगे तो मैंने आपको क्या समझाया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है PS1, कैसे निकालू इसको मैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। PS1 को कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से? ना ना ना, आप क्या करो, आप पॉइंट का कभी भी फोकस से डिस्टेंस नहीं निकालते हो, आप पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालते हो और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप पॉइंट का ये डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, इसके पास जो सबसे नजदीकी डायरेक्ट्रिक्स है वहां से डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स मत पकड़ लेना। ठीक है, जो नजदीकी नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स है वहां से अपन डिस्टेंस निकालेंगे और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो आपको उस पॉइंट का फोकल रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है हाइपरबोला की, PS इज इक्वल टू ई टाइम्स PM। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस, अभी क्या है ना कि मेरे पास कलर भी कम पड़ गए थोड़े, कलर तो है बहुत सारे लेकिन फिर भी कम पड़ गए। अच्छा, AE को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा इसको मैं क्या बोल दूंगा, PM1। इसको अपन P बोल देते हैं, P1 अपन ने यहाँ पे यूज करे तो इसको अपन P बोल सकते हैं। तो आप PS1 कैसे निकालोगे, E टाइम्स PM1। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, चलो ठीक है करते हैं। पहले मैं यहाँ पे ना परिभाषा ही लिख देता हूँ सारी। तो फोकल रेडियस की परिभाषा ये हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द फोकाई
तो अपने पास बेसिकली 2 फोकल रेडियस रहेंगे, जस्ट लाइक एलिप्स। 2 फोकल रेडियाई बोलना चाहिए वैसे तो इसको, 2 फोकल रेडियाई। अच्छा, फोकल रेडियस PS1 अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? E टाइम्स PM1। आया समझ में? तो ये पहला रहेगा आपके सामने फोकल रेडियस 1, है ना? मैं इसको ढंग से लिख रहा हूं, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? फोकल रेडियस नंबर 1, पहला फोकल रेडियस क्या आ जाएगा? PS1। और उसको लिखेंगे कैसे अपन? इसेंट्रिसिटी टाइम्स PM1। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी भी मैंने आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला नहीं बताया है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा फोकल रेडियस क्या आ जाएगा? फोकल रेडियस 2, फोकल रेडियस 2, दैट विल बी PS2। इसको अपन कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसके लिए अपने को एक थोड़ा सा चित्र और बनाना पड़ेगा कि ये पॉइंट का डिस्टेंस दूर वाले फोकस से निकालना है। तो दूर वाले फोकस से निकालना है अगर, तो इस दूर वाले फोकस के नजदीक में जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका यूज किया जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप आराम से सोचोगे तो एकदम वही चीज है जो अपन ने इलिप्स में पढ़ी है। ठीक है, तो PS2 अगर आपको निकालना है तो आप या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता हो तो। जनरली पता नहीं होते, तो अगर आपको पता है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, खत्म करो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे आप दूसरे वाले, इस वाले डायरेक्ट्रिक्स से। अपन ये वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि इस फोकस की बात हो रही है, इस फोकस के नजदीक ही वो है। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? PM2। तो आपको मैं मन में बोल रहा हूं, मतलब बिना लिखे बोल रहा हूं, ओरली। देखना, PS2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? PS2 का वैल्यू हो जाएगा एसेंट्रिसिटी टाइम्स PM2। इसेंट्रिसिटी टाइम्स PM2, यही तो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसेंट्रिसिटी टाइम्स PM2। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो PM1 है और ये जो PM2 है, ये अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लिखो पहले, फिर मैं निकाल के बताता हूं आपको। फोटो पे आ जाते हैं अपन। अगर आपने फोटो बना रखा है, थोड़ा सा फोटो में खिचड़ी होगा, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ थोड़ी है, सब दो दो कौड़ी की चीज़ें जो अपन ने एलिप्स में पढ़ रखी है ऑलरेडी। अच्छा, PM1 निकालना है मुझे, तो ये वाला डिस्टेंस है PM1। दिस इज PM1, दिस इज PM1। निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, है ना? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखो, मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है P, अरे यार ये बार बार नीचे क्यों चले जा रहा है? ये वाला जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। x1, y1 ले लेते, थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील आएगा। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो क्या आप PM1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वाला जो इतू सा डिस्टेंस है, ये A/E है। क्यों? क्योंकि मैं आपका अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। A/E है, दिख रहा है ना? तो अगर आप ये पूरे लेंथ में से A/E घटा देंगे तो आपको PM1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? और इस पूरे लेंथ में A/E जोड़ दोगे तो आपको ये पूरा PM2 मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है उसके बराबर। अरे भाई, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है? x1। तो ये पूरा डिस्टेंस जो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके P तक, वो x1 होगा ना। तो x1 में से आपको क्या घटाना है? A/E। तो आपको PM1 मिल जाएगा। और x1 में, ये पूरा x1 है, इसमें आपने अगर ये जोड़ दिया, दैट इज A/E अगेन, तो PM2 मिल जाएगा। क्लियर है ना? मैं एकदम नीचे चले जाऊं बिना डर के? तो हम लोग क्या करेंगे? इसेंट्रिसिटी इंटू x1, PM1 क्या था? माइनस था ना, माइनस A/E, और ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी इंटू x1 प्लस A/E। करके देखेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो EX1 माइनस E कट जाएगा तो A आएगा सिर्फ। EX1, यहाँ पे भी E कट जाएगा तो सिर्फ A आएगा। लिखो यहाँ तक।
ये तो इलिप्स का भांजा निकला। क्या कैसी बात करते हो तुम लोग। ई स्क्वायर, ठीक है, सही है। सागर आपने सही लिखा है ना। हाँ, दो ही इक्वेशन है हाइपरबोला की। यार देखो, स्कूल के एग्जाम एग्जाम खत्म करो जल्दी आप लोग, है ना। आ जाते हैं अपन यहाँ पे अब वापस। देखो अब क्या हुआ ना कि ये मैंने लिखा आपका फोकल रेडियाई का वैल्यू। फोकल रेडियाई पहला वाला क्या आया, ये, और दूसरा वाला ये आया। अच्छा, एक एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। दोनों किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, ये PS1 और PS2 इनका वैल्यू ये है और ये है। इन दोनों का डिफरेंस करो, मन में क्या आता है। इन दोनों का डिफरेंस करके देखो मन में क्या आता है। दोनों का डिफरेंस करोगे अगर आप, ऑब्वियसली बड़े वाले को छोटे वाले से घटाना, उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव आएगा। तो बड़े वाले को छोटे वाले से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a आ रहा है ना। तो ऑल्सो PS1 PS1 माइनस PS2, ऐसा लिख देता हूँ, मॉड लगा देते ना, मॉड लगा देते हैं क्योंकि डिफरेंस है। ये 2a आएगा, करके देख लो आप यहाँ पे, करके देख लो। EX1 माइनस ए माइनस EX1 माइनस ए मॉड, तो ये EX1 कट जाएगा, माइनस ए विल बी 2a। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज जस्ट लाइक एलिप्स। उस समय क्या होता था एलिप्स में, एलिप्स में इनका एडिशन जो होता था ना, वो 2a के बराबर होता था। यहां पे डिफरेंस 2a के बराबर है। एलिप्स में क्या होता था, दोनों फोकल रेडियाई, एक ही पॉइंट के दो फोकल रेडियस हो सकते हैं, एक ही पॉइंट के दो फोकल रेडियस हो सकते हैं। एलिप्स के केस में उनका सम जो होता था वो 2a के बराबर होता था, और हाइपरबोला के केस में उनका डिफरेंस 2a के बराबर हो रहा है। तो ये आपको याद रखना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। ऑब्वियसली ऑल ऑफ इट इज एप्लीकेबल टू हाइपरबोला नंबर 2, जो कि अपन वर्टिकल पढ़ेंगे अभी अभी से 2 मिनट बाद। अब मैं आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो फॉर एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी आमतौर पर बच्चे, आमतौर पर बच्चे बच्चे नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, याद रखते हैं और याद करवाते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आपके लिए एसेंट्रिसिटी का एक ही फॉर्मूला आएगा, 1+b² अपॉन a² का अंडर रूट। ठीक है, कोई भी हाइपरबोला हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला वैलिड है अनलेस अंटिल आपने मेरा ए और बी का फंडा समझा है। तो आपको ए और बी उसी तरीके से मानना है, प्लस के नीचे वाला जो भी होगा उसको अपन बाय डिफॉल्ट ए बोल देंगे, और माइनस के नीचे वाले को बी बोल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ए बी से छोटा हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता अपना ब्रेन, इसलिए बता रहा हूँ। लिख लो, एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ये इसको अपन आराम से डिराइव कर सकते हैं, आराम से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b² = a² × e² - 1। ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे लोग याद रखते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, आप रख सकते हो इसको याद, बिल्कुल याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार काम आता है। आप डायरेक्टली, मैं तो हमेशा यार देखो ये याद रखता था, 2 सेकंड ज़्यादा लगे लेकिन 1000 फॉर्मूले याद ना करना पड़े। ठीक है, तो ये भी याद रखा जाता है कई बार, एकदम इसी से आया। इसी में आप थोड़ा बहुत क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लोगे। अच्छा, ये चीज़ एलिप्स के केस में क्या होती थी, इन द केस ऑफ एलिप्स ऐसा होता था, 1 - b² अपॉन a²। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, b² = a² × e² - 1 की जगह वहाँ पर 1 - e² हुआ करता था। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है याद रखने में, तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो देखो देखो, हर कोई आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉम्बे स्क्वायर। बॉम्बे स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो a² तो सबको याद रहता है क्योंकि दोनों केस में होता है, बस बच्चे भूल जाते हैं कि e² - 1 आएगा हाइपरबोला में, या 1 - e² आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, तो e² को पहले लिखना पड़ेगा।
ताकि ये पॉजिटिव बना रहे RHS भी। ई स्क्वायर को अगर आपने बाद में लिख दिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, उस तरह से। और एलिप्स के केस में भी ये पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो एसेंट्रिसिटी आपकी 1 से छोटी होती है इन द केस ऑफ एलिप्स। इन द केस ऑफ एलिप्स एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, इसलिए अपन उसको बाद में लिखते हैं। पहले लिख दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको एकदम याद रहनी चाहिए। मैं तो ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो में कई बार क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला। मैं सच बता रहा हूँ, आज से 7 महीने बाद आपको ये फॉर्मूले इतने अच्छे से याद नहीं रहेंगे जितना आज आपको फर्स्ट डे में याद है। तो ये सब ट्रिक्स जो है काम आती है एग्जाम में। कई बार एग्जाम में लोगों को एंजाइटी हो जाता है, तो उसके बाद वो शांति से सोचते हैं, हाँ सर ने बताया था कि पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए ई स्क्वायर पहले, और यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए ई स्क्वायर बाद में, क्योंकि ई का वैल्यू एलिप्स के लिए छोटा होता है। ये सब काम आएगा आपको। सो वी आर टेक्निकली डन विथ हाइपरबोला नंबर 1। ठीक है, आप सब चीज़ें लिख लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट का। फिगर पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो। प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ी है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं सेम टिप बताता हूँ बच्चों को। वो टिप ये है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है, कैसा, समझ गए? नहीं समझे? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग a point on ellipse, a point on hyperbola, a point on hyperbola, a question involving a point on hyperbola and two of its foci will definitely, या ऐसा लिखो बस, use this on a question involving। तो ये कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको फोकस दे रखे दोनों और पॉइंट दे रखा है, तो आपको थर्ड थॉट लाना ही नहीं है, सेकंड थॉट भी नहीं लाना है। आपको डायरेक्टली ये करना है कि हाँ, PS1 माइनस PS2 मस्ट बी इक्वल टू 2A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना। लिखिए एक इंपॉर्टेंट नोट। ये होता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आप कैसे लिखते हो बेटा? 2b² अपॉन ए के बराबर लिखते हो ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस का डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से जो भी होता है उसको आप 2e से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके सामने 2b² अपॉन ए होता है। ये आप खुद से चेक करना, करके देख लो ना, क्या दिक्कत है? फोकस का आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? ये आपका फोकस है, इसके नजदीक में कौन सी डायरेक्ट्रिक्स है? ये, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस आएगा, इसको अगर आप 2e से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको लेटस रेक्टम का ही लेंथ मिलेगा। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो भी डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, सोच के देख लो, आप तो निकाल सकते हो आराम से। ए ई माइनस ए अपॉन ई, ए ई माइनस ए अपॉन ई। अरे नहीं आया समझ में? शांति से देखो, ये ए ही है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए ई होगा। बहुत बढ़िया। इस ए ई डिस्टेंस में आपको, एक्चुअल में आपको ये चाहिए ना, तो इस पूरे लंबे डिस्टेंस में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये वाला ए अपॉन ई सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए ई माइनस ए अपॉन ई करके देख लेना आप, है ना। तो 2e इंटू ए ई माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, आप जब करके देखोगे इसको सॉल्व,
तो 2 टाइम्स ई इंटू, ये तो मैं पता नहीं क्यों करके बता रहा हूँ, आप खुद से करके देख लेते तो भी आ जाता, अपॉन ई से ई कट जाएगा, ई स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, अच्छा रुको, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या रख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बाहर क्या है ए, तो एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाहर एक टू भी था है ना, तो टू बी स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम आता है। कई बार क्या होता है, आपको लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना होता है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना होता है, लेकिन आपको डेटा सफिशिएंट नहीं दिया जाता है, आपको बस बता देता है कि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है, तो उस केस में आप डायरेक्टली 2e से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको, यहाँ तक लिख लो आप पहले, फिर अपन दूसरा वाला हाइपरबोला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बहुत सारी जगहों पर आपको ये वाला हाइपरबोला इस तरह से मिलेगा, देखो एक बार, देखो तो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। कई बार क्या करते हैं ना कि आर एच एस में माइनस वन आ जाता है, कैसे, आपने ये माइनस जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा, इक्वेशन थोड़ी ना बदल जाएगी, इक्वेशन का बस दिखने का तरीका बदल जाएगा, तो वो इस तरह से दिखाई देगी। उस केस में आपको डरना नहीं है, आपको आरएचएस में हमेशा +1 बनाने की कोशिश करना है, बाकी सब कुछ आपके लिए सेम रहेगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको हज़ारों फॉर्मूले बता सकता हूँ कि इस केस में ऐसा करो, इस केस में ऐसा करो, और वो ऊपर वाले केस में, वो तो मज़ा थोड़ी आता है, फिर वो मैथ थोड़ी, फिर तो वो केमिस्ट्री बन जाएगा इनऑर्गेनिक, है ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले मैंने ये बताया कि प्लस वाला जो होता है, ओह आई एम सॉरी, प्लस वाले के नीचे हम हमेशा ए लिखते हैं ना, तो प्लस वाले के नीचे हम हमेशा ए लिखेंगे, माइनस वाले के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाएगा, है ना, तो y के नीचे a आ रहा है। यहाँ पर मत देखना, ये वाला इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया कि कई बार आपको शक्ल ऐसे भेस बदल के मिल जाती है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ डिस्गाइज, आपको असल में इसको ऐसा बनाना है, आरएचएस में +1 बना देना है बस, बाकी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपको फिर फॉर्मूले याद ही नहीं रखने पड़ेंगे कुछ। इस केस में जो हाइपरबोला बनेगा दैट विल बी अ वर्टिकल हाइपरबोला, दैट विल बी अ वर्टिकल हाइपरबोला, और वो हाइपरबोला मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या हम तैयार हैं, पक्का, चलो एक बार मैं बनाता हूँ, नॉट बैड बट टेक टू, गुड। चलो, अब मुझे आप सारे पॉइंट्स फटाफट बताओ। ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स होगा, समझ में आ रहा है, और ये वाला पॉइंट होगा फोकस, फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2। आगे देखते जाओ, देखो एक बार, पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स उस केस में क्या आता था, a,0, यहाँ पे 0,a आ जाएगा, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे तो आपको 0 पहले लिखना पड़ेगा, 0,a और 0,-a। ओके, अच्छा, ये फोकस जो है उस केस में AE,0 आता था, यहाँ पर भी वही आएगा, 0,AE और 0,-AE। ठीक है ना, वाई एक्सिस में, इस कारण बस थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स, वायरस एंड थ्रेट, भाई वायरस से किसको डर लगता है, लगता है भाई, क्या बोल दिया मैंने, बीवी लाइक गजब बेइज्जत। नाइस वन। बी को इग्नोर करना है भाई, है ना, अभी क्या होता है कि कई सारी किताबें जो है वो बी को इम्पोर्टेंस दे देती है, मतलब जो मैंने पहले गलती से लिख दी थी ना इक्वेशन, यहाँ पे ए स्क्वायर,
वैसा ही आपको किताबों में मिलेगा। मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि फिर दोबारा घूम फिर के बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था ना वो उल्टा पढ़ा दिया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सब सीधा ही पढ़ाएगा, किताब भी उल्टा नहीं पढ़ा रहा है, बट ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके सामने y इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का अगर आपको फुट लिखना है तो L2 लिख सकते हो आप, है ना, खुद से, उसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज गोइंग टू बी 0,0। नाइस, कुछ बच जा रहा है क्या? आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है ना, इस पे भी आप मीम बना सकते हो। अगर आपने वो समझ लिया तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली हम एल आर बनाएंगे, ये बन गया एल आर। ठीक है, और ये भी बन गया एल आर। क्या एल आर के एक्सट्रीमिटीज लिख सकते हैं अपन? देखो मैं आपको है ना हेल्प करता हूँ थोड़ा सा। वाई कोऑर्डिनेट तो इस एल आर का सेम ही रहेगा, ए ई, और यहाँ पर भी ए ई सेम लेवल पे है ना, सेम लेवल पे, इस कारण वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना बदलेगा। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और मेरे को तो याद है यार, क्या था एक्स कोऑर्डिनेट? बी स्क्वायर अपॉन ए। माइनस क्यों लगा रहे हो? बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब जब जब बी लिखूंगा तब तक मेरे को याद आएगा कि बी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे अपन, एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा एकदम इसके ठीक नीचे रहेगा, तो वो सेम रहेगा ना, बी स्क्वायर अपॉन ए। कैसे निकाला सर आपने ये बी स्क्वायर अपॉन ए? अरे बार बार थोड़ी बताऊंगा, वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही था, इसको उठा के रख दो हाइपरबोला में, एक्स कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। किसी को करना है अगर तो कर सकता है, मैंने मना नहीं करा है कभी भी। अच्छा, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस ए ई हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए ई हो जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, तो सब कुछ सेम रहेगा ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर बोथ द हाइपरबोलास। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, सेंटर रहेगा 0,0। फोटो बनाना है क्या? पहले बना लो, चलो फोटो बना लो। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप लिखना चाह रहे हो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, तो लिख लो 0, ए अपॉन ई, और ये भी आ जाएगा 0, माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सब कुछ कवर्ड है यहाँ पे। सेंटर आ गया अपने पास। सेंटर आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फोकस। सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है ना, डरना मत। फोकस लिखा है मैंने? हाँ लिखा है, S1 एंड S2। सेंटर आ गया, फोकस आ गया, फिर वर्टेक्स। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं है, चलो पहले वर्टेक्स बता देता हूँ मैं आपको। ए कॉमा A2, A1 A2 है ना, वर्टेक्स हो जाएगा A1 0, A एंड A2 0, माइनस ए। हाँ, मैंने आपको एक बात बताई नहीं कि इस केस में ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी। हालांकि बड़ा आसान है, ये वाली एक्सिस पे फोकस रखा हुआ है, दोनों फोकस इसी पे है ना, S1 S2, तो इसको अपन ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और जो रिमेनिंग है जिसके साथ बेइज्जती होती है उसको अपन कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, एक बात और मैंने नहीं बताई आपको कि यहाँ पर 0, A आ रहा है ना, तो कॉन्जुगेट एक्सिस में 0 जो पॉइंट आता है वो बी से करस्पॉन्डिंग होता है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा आपका B, 0। ठीक है, ये होगा माइनस B, 0। अच्छा, ऊपर वाले केस में भी सेम होगा, शायद मैंने मिस कर दिया है लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो A और माइनस ए आए हैं, ऊपर जो आएंगे वो B और माइनस बी आएंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस पर कोई दो पॉइंट आप मान लो यार, देखो थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे खिचड़ी ऑलरेडी है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, बी की इतनी भी बेइज्जती नहीं है, हम थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑब्वियसली ये बी से रिप्रेजेंटेड होगा, और ये वाई एक्सिस में तो 0, समथिंग टाइप का आएगा।
और ये भी वाई एक्सिस में, तो 0 कॉमा समथिंग टाइप का आएगा, माइनस बी लिखना पड़ेगा, 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, हालांकि इसका अगर आप इंपॉर्टेंस देखें या सिग्निफिकेंस देखें तो कुछ नहीं है। एलिप्स में तो फिर भी समझ में आता था ना। एलिप्स में क्या होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर एक्सिस और यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनर एक्सिस। यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, और वो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। हालांकि कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट एसेंट्रिसिटी निकालने में हेल्प होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, आई थिंक आई हैव रिटन इट। अच्छा, यहाँ पे लिख लो ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिस इज इक्वल टू 2a। अच्छा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये भी 2b रहेगा। ये जो लेंथ है, लेंथ का एक भी फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ पर 2a, वहाँ पर भी 2a, यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ का एक भी फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उस तरह से मैंने उसको डिजाइन करके आपको पढ़ाया कि आपके फॉर्मूले चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बुक्स में आपको फॉर्मूले अलग मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, और बुक्स में वर्टिकल का 2a स्क्वायर अपॉन बी होता है। भयानक कंफ्यूजन होता है, बहुत बुरा कंफ्यूजन होता है ना, तो वो सब अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे लिख के अपन खत्म करते हैं। तो आप लिखिए ट्रांसवर्स एक्सिस, वो क्या रहेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी वाई एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ऊपर भी 2a था, यहाँ पर भी 2a है। कॉन्जुगेट एक्सिस ये होगी y इज इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। इस केस में भी मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलग है। बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा। कुछ भी आपको उल्टा सीधा याद नहीं रखना, बस मेरे तरीके से चलो, एकदम आपको एक भी फॉर्मूला अभी तक याद करना पड़ा ही नहीं होगा आज के पूरे लेक्चर में। सब कुछ अब जैसा था वैसे ही है ना, कुछ नया थोड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ यस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऊपर जो था वही नीचे होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। वर्टाइसेस वी हैव ऑलरेडी रिटन। और कुछ बच रहा है क्या, हाँ जी, यहाँ पर भी ऑब्वियसली PS1 माइनस PS2 का वैल्यू 2a के बराबर होगा। ठीक है, ओके, फोकल रेडियस आप निकाल सकते हो आराम से, वो सब खत्म है। तो मेरे ख्याल से आपका वर्टिकल हाइपरबोला जो है वो शुरू होते ही खत्म हो गया बाकी में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है हमको करने थे, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज तो आपको मैंने बेसिक समझाया है ना। आज आपको मैं हाइपरबोला की भी डीपीपी नहीं दूंगा, मैं आपको एलिप्स की एक बहुत अच्छी सी डीपीपी दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन टेंजेंट के और नॉर्मल के रहेंगे या दोनों के रहेंगे, और आपका होमवर्क जो रहेगा वो वही डीपीपी रहेगा। सो डीपीपी नंबर 4 ऑफ एलिप्स इज योर होमवर्क। इफ़ यू हैव डन सिंगेज, थोड़ा रेस्ट लो, सिंगेज मुश्किल है थोड़ी सी, है ना, ज़रूर मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने सारे डाउट्स डिस्कस कर लिए मुझसे। तो हमारे 10-15 आखिरी के 10-20 क्वेश्चन बचे तो ओपन करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों हाइपरबोला समझ में आए होंगे, है ना। मेरे ख्याल से इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं था, बस ए और बी का वैल्यू जो था बस वही समझना है आपको, जो प्लस वाला है वो ए, माइनस वाला है वो बी। ठीक है, ओके। तो डीपीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है, बाकी अपन कल पढ़ते हैं। लेक्चर्स मैं आज से अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। यूट्यूब पे 3 लेक्चर रह गए अपने एलिप्स के एंड फर्स्ट वन ऑफ हाइपरबोला, तो आई विल अपलोड ऑल ऑफ देम। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, लिख लिया तो सो फार सो गुड। ठीक है, ओके। तो कल अपन ऑक्सिलियरी सर्कल पढ़ेंगे एंड पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, एंड मे बी टेंजेंट नॉर्मल भी कल ही अपन चालू करके खत्म कर देंगे। बहुत छोटा चैप्टर है ना, 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अपन 1-2 और एक्स्ट्रा लेंगे लेक्चर्स। चलिए देन एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।